चलिए आज हम चरक संहिता सिद्धिस्थान का छठा अध्याय वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय उसको आगे ले जाएंगे। और वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय की शुरुआत में ही हमने देखा था विशेषतः यह अध्याय जो है वह नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि के बाद आता है और उसके पहले स्नेह व्यापक सिद्धि, बस्ती व्यापक सिद्धि ये अध्याय आते हैं। हालांकि वमन विरेचन के बाद बस्ती कर्म किया जाता है, लेकिन प्रारंभ में ही चक्रपाणी दत्त ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि वमन विरेचन जो है वह कर्म प्रधान है, सही बात है, किंतु बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा और इस वजह से बस्ती चिकित्सा अर्ध चिकित्सा होने की वजह से उसको प्रायोरिटी के तौर पे प्रधान चिकित्सा के तौर पे पहले उसके व्यापक जो है कॉम्प्लिकेशंस और उसकी मैनेजमेंट डिस्क्राइब की है और उसके बाद में फिर वमन विरेचन व्यापक सिद्धि अध्याय का वर्णन आता है। तो हमने पिछले लेक्चर में 14 नंबर के श्लोक तक ये विषय वस्तु देखी थी। आगे जाएंगे हम, इसमें 15वें और 16वें श्लोक में विशेषतः कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्रोप्रिएट डोजेस ऑफ मेडिसिन ऐसे कहा। तो ये जो विषय आपके सामने है यह न केवल वमन विरेचन औषध की मात्रा के बारे में हमें बता रहा है, किंतु यह हमें अन्य जो भी जहां भी औषध मात्रा का विषय आएगा उसके बारे में ये जो मार्गदर्शन है चरकाचार्य जी का ये बहुत ही संयुक्तिक है। श्लोक ऐसे है, अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषहरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम अविकारी च व्यापत्तौ न अतिग्लानिकरम च यत् गंधवर्ण रसोपेतम विद्यात् मात्रावत औषधम। तो मात्रावत औषधि विशेषतः यहाँ पे वमन विरेचन के परिप्रेक्ष्य में यह विषय बताया है, किंतु ये मात्रावत औषधि इस विषय में जो मार्गदर्शन है वो अन्यत्र भी हमें उपयुक्त है। तो सबसे पहले अल्प मात्रा यानी औषधि की मात्रा जो है वो कम से कम मात्रा होनी चाहिए और वह महावेगम यानी अल्प मात्रा में महाकर्म यानी कर्म बहुत अच्छा उसने करना चाहिए, अधिक कार्यकारी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बताया है वह बहुदोष हरम सुखम। तो देखिए यहाँ पे भी चक्रपाणी दत्त ये ब्लू लाइंस जो है ब्लू फॉन्ट में ये चक्रपाणी दत्त जी की टीका है आयुर्वेद दीपिका। अल्पमात्रम महावेगम इति अल्प मात्रत्वे सति अपि प्रशस्त महावेगम यानी अल्प मात्रा में बहुत प्रशस्त यानी योग्य जैसे चाहिए उस प्रकार से वेग जो है उन्होंने निर्माण करने चाहिए अल्प मात्रा होते हुए भी। ठीक है। आगे है बहुदोष हरम सुखम यानी वह जो मात्रा है वह सुखपूर्वक अत्यधिक दोषों को निकालने में समर्थ होनी चाहिए। ठीक है। तो आगे है प्रशस्त महावेगम के बारे में चक्रपाणी दत्त बताते हैं, अविकारी इति व्यापत्तौ अपि ईषद विकारकारी मात्रावत इति प्रशस्त मात्रावत। तो इन बातों से चक्रपाणी दत्त ये कथन करना चाहते हैं कि औषध की मात्रा अल्प होते हुए भी हितकर वेगों को वह उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, यानी अयोग के लक्षण यानी बहुत ही कम वेगों को उत्पन्न करे या अधिक वेगों को उत्पन्न करे ऐसी वह नहीं होनी चाहिए, यह उनका मानना है। तो वह जो अल्पमात्रम महावेगम इस टीका में जो हमें बात बता रहे हैं वो प्रशस्त महावेगम यानी उचित वेगों को ही उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। ठीक है। तो अविकारी इति व्यापत्तौ अपि ईषद विकारकारी, इस शब्द से चक्रपाणी दत्त हमें यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपद्रव के रूप में अल्प विकार को उत्पन्न करना, इसको मात्रावत से औषधि की हितकर मात्रा का वर्णन या ग्रहण करना चाहिए। यानी वह मात्रा ऐसी होनी चाहिए कि वो मिथ्या योग उत्पन्न ना करे, यानी अयोग हो अति योग हो ये उत्पन्न नहीं करने वाली चाहिए और सम्यक वेग ही उसने उत्पन्न करने चाहिए। ठीक है। अभी आगे ले जाते हैं इस विषय को। तीसरा लक्षण बताते हैं, औषधि जो है वह लघुपाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम यानी वो लघुपाकी होना चाहिए। लघुपाकी यानी पचने में हल्का,
अल्प समय में उसका डाइजेशन जो है वो होना चाहिए और तभी वो काम करेगा। चौथा जो है वह बताते हैं सुखस्वादम, यानी इजीली पैलेटेबल, उसका गंध और टेस्ट, विशेषता स्वाद शब्द जो है वो रुचि के लिए, टेस्ट के लिए है। तो रसनेंद्रिय क्यों, वह सुखकर होना चाहिए। आगे है प्रीणनम, यानी मन को तृप्त करने वाला चाहिए, यानी मन जो है वह सेवन करने से प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार का चाहिए। व्याधि नाशनम, तो संबंधित जो भी व्याधि के लिए हम वो चिकित्सा कर रहे हैं उसका नाश करने वाली वह औषधि मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो औषध होना चाहिए, न केवल मात्रा। ठीक है, आगे बताते हैं अविकारी। बिल्कुल शब्दशः उसका अर्थ ले तो यह औषध सेवन के बाद अन्य कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, यानी उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। वो हीन स्वरूप, हीन वेग स्वरूप हो, मिथ्या वेग स्वरूप हो, या फिर वमन का ही आप उदाहरण ले ले कि वमन के वेग इतने आ जाते हैं कि बाद में रक्त दर्शन हो जाता है, वो स्थिति इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाती है और रुग्ण को हमें मॉडर्न के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो ऐसी वह मात्रा नहीं होना चाहिए। अविकारी च व्यापत्तौ, ऐसे बताया है। तो व्यापत्तौ यानी कॉम्प्लिकेशंस उसने निर्माण नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे है न अति ग्लानिकरम च यत्, यानी वह जो है वो ग्लानिकर नहीं होनी चाहिए, यानी रुग्ण थक जाए उससे, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, ऐसी उसकी मात्रा जो है वह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि थोड़ा बहुत हम उसमें ऐसे गुंजाइश रहती है कि औषध कैसा होना चाहिए, थोड़ी बहुत भी चूक हो जाए तो वो रुग्ण को तकलीफ देने वाली नहीं होनी चाहिए। तो इस पद्धति से वो अतिग्लानि कर, यानी अत्यंत शोधन करने वाली या अधिक शोधन करने वाली अगर मात्रा होगी या औषध होगा तो रुग्ण को उतना ही कष्ट होगा। आगे है गंध वर्ण रसोपेतम, यानी गंध यानी उचित उसका स्मेल जो है होना चाहिए। उसके बाद में वर्ण बताया है, वर्ण यानी कलर, वह भी अच्छा होना चाहिए। और रस, तो रस के बारे में सुखास्वादम पहले ही आया है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार वह बताते हैं कि रस भी जो है वह गंध वर्ण रसोपेतम, यानी गंध वर्ण रस, ये तीनों भी जो है वो अत्यंत उसमें अच्छे या उचित पद्धति से होने चाहिए। और इस सभी चीजों को, इन सभी चीजों को विद्यात मात्रावत औषधम, तो ऐसे ही औषध को मात्रावत औषध कहा जाता है। मात्रावत यानी उपयुक्त, मात्रा शब्द यहाँ पे प्रमाण के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रमाणता है और गुणता है, इन दोनों अर्थों से हमने यहाँ जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो श्लोक आता है तो ये उसका जिन्हें अंग्रेजी अनुवाद चाहिए वो समझ ले कि द वर्क दैट विथ मिनिमल डोज और स्मॉल डोज इट शुड वर्क, क्विक एक्शन उसकी होने चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ दोषा जो है उसने एलिमिनेट करने चाहिए, और वो एलिमिनेट करते वक्त डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल चाहिए, इजीली पैलेटेबल चाहिए। ठीक है, और उसकी जो मात्रावध औषधि किसे कहते हैं, वाइटलाइजिंग एंड डिसीज पैसिफाइंग, यानी उसने व्याधि का शमन तो करना ही चाहिए लेकिन उसकी ताकत जो है उस रुग्ण की वो भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, टायर्डनेस उसने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, स्मेल कलर टेस्ट जो है उसका अच्छा होना चाहिए। अभी आगे 17वां श्लोक जो आता है वह हमें बताता है विशेषतः विधूय मानसान दोषान कामादीन शुभोदयान एकाग्र मनसा पीतम सम्यक योगाय कल्पते। तो औषध सेवन के वक्त वमन विरेचन औषधि के बारे में ये चर्चा है। तो मन जो है वह बहुत ही एकाग्र होना चाहिए। जैसे हमने चरक विमान स्थान में रस विमान अध्याय में देखा है तन मनाह भुंजित, तो देखिए आहार हो या औषध हो, अगर मन वहां पे है तो ही उसका काम जो है वो अच्छा होगा। तो एकाग्र मन से इति यद उक्तम तद विवृणोति विधूय इत्यादि। चक्रपाणी दत्त बिल्कुल कम शब्दों में ये बता देते हैं, कमेंट्स करते हैं कि एकाग्र मन से अपना ध्यान किसी अन्य विषय में नहीं लगाते हुए यहाँ पे औषध का सेवन करना चाहिए।
ठीक है। तो ये मन में कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो काम है यहाँ पे, वो कामादीन ऐसे बता के छोड़ दिया उन्होंने। काम, क्रोध, शोक, भय इत्यादि जो भी न आधा है अपूर्ण, तो कामादीन अशुभोदया, तो ये काम इत्यादि जो अशुभ भाव है यानी ये मनोदोष है, उनको त्याग करना चाहिए। विधुय यानी उनको छोड़ के एकाग्र मन से संशोधन अवस्था जो है औषधि, उसका सेवन, पीतम यानी उसका सेवन, पान करना चाहिए। और उसी से फिर जो है वो सम्यक योगाय कल्पते, उसी से सम्यक योग उत्पन्न होते हैं। तो पहले मात्रावद औषधि बता दी, उसके लक्षण बता दिए, और फिर मन की उसमें भूमिका भी श्रेष्ठ है ये भी बता दिया। ठीक है। तो विषय जो है वो बहुत ही हमारे रिजल्ट्स को हैम्पर करते हैं। और हम व्यापद सिद्धि अध्याय देख रहे हैं, तो व्यापद उत्पन्न ही ना हो, दैट इज द बेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी बात कही जाती है। मैंने पिछले हफ्ते एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में गया था किसी काम की वजह से, तो वहां पे 2 एटीट्यूड लिखे थे। तो पहला एटीट्यूड का था ए, एटीट्यूड ये था पहला ए, यानी प्रॉब्लम निर्माण होता है, समस्या निर्माण होती है, तो आप उसका हल निकालो, ये पहला एटीट्यूड होता है लाइफ में। और दूसरा एटीट्यूड क्या होता है, बी टाइप का एटीट्यूड, उसमें होता है कि प्रॉब्लम उत्पन्न ही ना हो। ठीक है। तो समस्या उत्पन्न ही ना हो, ऐसी सावधानी पहले ही हमने बरतनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो दूसरा एटीट्यूड है, यो आयुर्वेद चिकित्सक के लिए या कोई भी चिकित्सक के लिए बहुत ही आवश्यक हो। और यही सिद्धि स्थान में हमें समझाते हैं। व्यापक उत्पन्न ही नहीं होने चाहिए, जैसा हम ग्रंथों में वर्णन किए हैं और हमने अगर कर्माभ्यास किया है गुरु के साथ में, हॉस्पिटल्स में, हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में, तो हमें ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। अगर होती है कारणवशात, तो उसके सोल्यूशन के लिए फिर सिद्धि स्थान में भी मैनेजमेंट बताइए। तो ये थोड़ा विषयांतर आपको लगेगा, लेकिन समस्या उत्पन्न ही ना हो, यह हमने प्रयत्न करने चाहिए। तो एकाग्र मन से औषधि का सेवन करें, यह हमने देखा। उसके बाद में विशेषतः संशोधन के पूर्व क्या हमने खाना है या क्या हमने सेवन करना चाहिए, उसके बारे में श्लोक क्रमांक 18 में हमें मार्गदर्शन मिलता है, और 19 का प्रथम लाइन। तो विशेषतः यह अध्याय वमन विरेचन के लिए है, इसीलिए चक्रपाणी दत्त यहाँ पे देखिए स्पष्ट करते हैं, वमन विरेचनयोः पूर्व दिने यथा भोक्तव्यम तद आह नर इत्यादि। तो वमन विरेचन के पूर्व दिन यानी उससे एक दिन पहले, अगर कल वमन कराना है या विरेचन कराना है, तो आज क्या सेवन करना है उसके बारे में मार्गदर्शन यहाँ पे किया है। तो पहली कंडीशन बताते हैं, नराः श्व वमनम पाता भुंजित कफवर्धनम सुजरम द्रवभूयिष्टम लघु शीतम विरेचनम उत्कृष्ट अल्प कफत्वेन क्षिप्रम दोषाम स्रवंती। तो पहली बात है, यदि रोगी को कल वमन कराना है, समझिए आप, तो क्या करेंगे, तो उसको पूर्व दिन के शाम को, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग आया है, वह है श्व। ठीक है। तो यानी एक दिन पूर्व जो है उसको विशेषतः कफवर्धन आहार, यानी कफ प्रधान, कफ को प्रकुपित करे, उत्कृष्ट करे, लेकिन कैसा होना चाहिए, सुजर यानी पचने में हल्का, आसानी से जो पच जाए। और वहां पे बताते हैं द्रवभूयिष्टम, यानी द्रव प्रधान, पतला ऐसा आहार उसको देना चाहिए, यानी लघु, द्रव प्रधान और कफवर्धक या कफ उत्कृष्ट करने वाला आहार जो है वह पूर्व रात्रि को देना चाहिए। ठीक है। आगे दूसरी कंडीशन है, विरेचन अगर करना है तो लघु और अशीतम, यानी लघु पचने में हल्का ही होना चाहिए, और अशीत यानी उष्ण, ऐसा आहार जो है वह विरेचन के पूर्व दिन में देना चाहिए। आगे वह बताते हैं, उत्कृष्ट अल्प कफत्वेन, यानी आप कफ प्रधान आहार वमन से पूर्व देते हो तो उससे क्या हो जाएगा, उत्क्लेशित कफ जो है वह और उत्क्लेशित हो जाता है, और आसानी से बाहर निकलने में वामक औषधि देने के बाद वह बिल्कुल ही आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इसका कार्मुकत्व बताते हैं, सकारण मीमांसा। तो ये जो दूसरा चीज बताई है कि विरेचन के पूर्व
उष्ण और लघु आहार का सेवन करना है, तो इसके लिए वो बताते हैं कि कफ अल्प होने से विरेचक औषधि जो है वह अच्छे से पचती है और फिर वह विरेचन कर्म से दोषों को बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, इस पद्धति से हमने इसको जाना। आगे जाते हैं, आगे के श्लोक में विशेषतः साइंस ऑफ प्रॉपर एलिमिनेशन वह बताते हैं, यानी संशोधन जो है वो ठीक से हुआ है क्या, तो सम्यक शुद्धि लक्षण जिसे हम कहते हैं वह आगे बताते हैं। पीत औषधस्य तु भीषक शुद्धि लिंगानि लक्षय। तो इस श्लोक में विशेषतः वह बताते हैं सम्यक शुद्धि के लक्षण या साइंस ऑफ अप्रोप्रिएट प्यूरिफिकेशन, ऐसा आप उसको कह सकते हो। तो उसमें सबसे पहले वो बताते हैं कि चिकित्सक को ये जानना चाहिए कि संशोधन औषधि पिलाने के बाद आतुर में सम्यक शुद्धि लिंगानि लक्षये, तो वह सम्यक शुद्धि लक्षण होने चाहिए। पहला बताया है वमन औषधि पीने के तुरंत बाद सर्वप्रथम कफ, उसके बाद पित्त वह बाहर निकलना चाहिए। तो ऊर्ध्वम कफानुगे पित्ते, तो सबसे पहले कफ और उसके अनुगे यानी बाद में पश्चात उसके पित्त बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, और यह हो गया वमन ऊर्ध्वम। और पित्त के बारे में बताते हैं यानी विरेचन के बारे में बताते हैं वह विट पित्ते अनुकफेतु अधाहा। अधाह यानी विरेचन के बारे में वो बताते हैं कि विरेचक औषधि लेने के बाद सर्वप्रथम विट यानी पुरीशमल और फिर पित्त और अंत में कफ, उसके बाद में कफ ये बाहर निकलना चाहिए। तो देखिए अंतिकी परीक्षा यहाँ पे बता दी, हालांकि ये लैंगिकी परीक्षा ही है लेकिन लक्षणात्मक परीक्षा ही है, लेकिन वमन में कफ के बाद कफ सर्वप्रथम निकलना चाहिए और फिर पित्त, और विरेचन के बारे में बताते हैं पुरीशमल, फिर उसके बाद में पित्त और फिर उसके बाद में कफ। तो ये हो गई अंतिकी परीक्षा। ठीक है, आप इसको लैंगिकी या अंतिकी परीक्षा भी कह सकते हैं। अब देखिए जो कॉमन लक्षण है वो बाद में बताते हैं। हृददोषम वदेत कार्श दौर्बल्य च सलागवे, यानी दोनों ही इन उपक्रमों में यानी वमन और विरेचन इन दोनों ही उपक्रमों के बारे में संशोधन होने के पश्चात रोगी को जो है वह कृश कार्श यानी वह थोड़ा सा कृश हो जाता है, वजन थोड़ा हल्का हो जाता है, दुर्बल होता है वह, और विशेषतः लघु सलागवे यानी शरीर भी उसको हल्का दिखाई देता, हल्कापन उसको महसूस होता है। हृददोषम यानी इसको हृदय ऐसा अर्थ नहीं है, दोष निकलने के बाद अच्छे दोष वहां से निकल गए ऐसे समझना चाहिए। वदित यानी ऐसे बताया जाता है। तो ये हो गया पहले, और फिर अन्य लक्षण भी बताए जो कॉमन है, कार्श और दौर्बल्य और लाघव ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वामयेतु तताह शेषम औषधम न तु अलाघवे सैमित्य अनिल संगे च निरुद्गारे अपि वामये। तो इस श्लोक में विशेषतः विरेचन के सम्यक योग में जो है अगर कुछ औषधि रह जाती है तो वह कैसे सावशेष, तो उसको कैसे निकाले इसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। तो यदि रोगी को विरेचक औषधि दी गई हो और कफांत विरेचन के लक्षण मिल रहे हो, शरीर हल्का हो, शरीर पूर्णतः शुद्ध हो गया हो, तो विरेचन बंद न हो, इस पद्धति से शेष औषधि को वमन द्वारा निकालना चाहिए। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये होता है, लक्षणात्मक है। देखिए आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, तो इसीलिए इन जनरल वो बात नहीं कहते। ऐसी कंडीशन आ जाए कि रोगी को विरेचन औषधि दी है आपने, थोड़ी दिक्कत आ रही है आज। ओके, ऑडियो इज विजिबल, am I audible properly and the screen is visible? ओके, तो विरेचन के बारे में हमने देखा था, इससे पूर्व का हम ये देखना चाहते थे विशेषता। देखिए तो यहाँ पे विरेचन में उन्होंने बताया है कि
कफ जो है अंत में निकलना चाहिए। यानी कफांत लक्षण आ गए हैं और शरीर हल्का भी हो गया है, शरीर पूर्णतः शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो गया है, लेकिन विरेचन बंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या करना चाहिए? तो ऐसे स्थिति में आचार्य बताते हैं कि व्यक्ति को वहां पे तुरंत आपने विरेचन रोकने के लिए वमन के द्वारा औषधि निकालनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बताते हैं। दूसरी स्थिति बताते हैं, देखिए दूसरी स्थिति है स्थैमित्ते अनिल संगे च निरुद्गारे अपि वामये अलाघवात् तन्नुत्वाच्च कफस्यापत् परम भवे। तो सम्यक शुद्धि के लक्षण आ जाए, जैसे कफांत विरेचन है और शरीर में भारीपन है या शरीर पे हल्कापन नहीं आया है, तो औषधि को वमन के द्वारा बाहर न निकाले, अर्थात उसको विरेचन होने दे। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमें लगता है कि भाई विरेचन की कफांत लक्षण आने के बाद ही केवल वो विरेचन बंद नहीं हो रहा है तो वामक औषधि से औषध निकालना है, ठीक है। किंतु ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है या स्नातकों को लग सकता है, अध्ययनकर्ता को लग सकता है कि हर एक पेशेंट में ही ऐसा करना चाहिए। तो वैसी बात नहीं है। अगर कफांत विरेचन के लक्षण नहीं है, शरीर में हल्कापन नहीं आया है, तो वमन न देवे, विरेचन ही आप उसको होने दें, ठीक है। और तीसरी स्थिति यह बताते हैं कि यदि शरीर गीले कपड़े से ढकने जैसा प्रतीत हो, वात का अवरोध हो और उद्गार नहीं आ रहा हो इस व्यक्ति को, तो ऐसे स्थिति में वमन कराना चाहिए। यानी औषध का पचन नहीं हो रहा है। देखिए, विरेचन में औषध के पचन की आवश्यकता अपेक्षित है, यानी औषध का पचन आवश्यक है। अगर वह पचन नहीं होता है तो विरेचन कार्य नहीं होगा, और वमन में बिना पचे ही औषध बाहर निकलता है। तो दोनों स्थितियां अलग है, ठीक है। तो यह कंडीशनल आपने वमन का कैसे उपयोग करना है विरेचन के वक्त, उसको यहाँ पे ग्रंथकार हमें मार्गदर्शित करते दिखाई देते हैं। आगे का श्लोक क्रमांक 22 और 23 है। इसमें वमिते वर्धते वह्नि शमम दोषा व्रजंती ही वमिते लंघयेत सम्यक अजीर्ण लिंगानि अलक्षण तानि दृष्ट्वा तु पेयादि क्रमम कुर्यात् न लंघनम। अब देखिए, यहाँ पे यथोक्त वमन फलम आह, चक्रपाणि दत्त बताते हैं सम्यक वमन के लक्षण यहाँ पे बताए हैं, यानी योग्य पद्धति से वमन हुआ है। तो उसका सर्वप्रथम लक्षण बताते हैं कि अग्नि जो है उसकी वृद्धि होती है, यानी आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है उस व्यक्ति की वह बढ़ती है। और प्रकोपित शमम दोषा व्रजंती ही, यानी प्रकोपित दोष शांत हो जाते हैं। उसके बाद बताते हैं वमन कराने के बाद औषधि के जीर्ण होने के लक्षण न मिलने पर रोगी को लंघन करना चाहिए, यानी वमन हो गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको उस औषधि के लक्षण नहीं दिखाई देते, औषध शेष है ऐसा आपको लक्ष्य दिखाई देता है या आपका अनुमान है, तो वह औषध पचने के लिए उसको लंघन कराना चाहिए, उसको संसर्जन क्रम स्टार्ट नहीं करना है। और लंघन कराने के बाद अगर आपको जीर्ण औषधि के लक्षण दिख जाए तो फिर आपको पेयादि क्रम यानी संसर्जन क्रम, यानी लघु से लघुतर सॉरी गुरु और गुरुतर गुरुतम, इस पद्धति से आहार का जो क्रम बताया है, पेया विलेपी इत्यादि, मंड पेया विलेपी ओदन, इस प्रकार से उस क्रम का पालन जो है वह करना चाहिए। तो आगे जाते हैं। तो इस पद्धति से यहाँ पे वमन के लक्षण बताते हैं और उसके बाद सम्यक वमन का फल बताने के बाद अगर आपको पूर्णतः लक्षण नहीं मिलते उस वमन के जीर्ण औषधि के, तो आपने उसको लंघन कराना आवश्यक है। और फिर जीर्ण औषधि के लक्षण अगर मिल जाए तो फिर आप उसको पेयादि संसर्जन क्रम चालू कर सकते हैं। उसके बाद 24वें श्लोक में विशेषतया संशोधनाभ्याम शुद्धस्य हृदोषस्य देहिना याति अग्नि मंदता तस्मात् क्रमम पेयादिम आचरे। तो संसर्जन क्रम का महत्व या आवश्यकता इस श्लोक में वर्णन करते हैं ग्रंथकार। तो विशेषतः संशोधनाभ्याम शुद्धस्य, यानी वमन और विरेचन, अनेक वचन यहाँ पे संबोधन है।
इसीलिए आपने संशोधन, इसका अर्थ यहाँ पे वमन विरेचन दोनों लेना चाहिए। तो ये दोनों के बारे में कॉमन जो है वह मार्गदर्शन है। वमन विरेचन के द्वारा शरीर दोष अगर निरहरित हो जाए, और वहां पे बताया है रुद्ध दोष से, यानी दोष निकल गए हैं देहिनः यानी मनुष्य के, याति अग्नि मंदता तस्मात्, और इस वजह से जाठराग्नि जो है वह दुर्बल हो जाती है दोष निकल जाने की वजह से। और इसलिए तस्मात्, इस कारण क्रमम पेयादिम आचरे। तो बहुत बार रुग्ण पूछते हैं कि पेयादि क्रम की क्या आवश्यकता है, मुझे तो बहुत अच्छे से भूख लगी है। तो वह भूख जो है वह बिल्कुल सही मात्रा में होगी या प्राकृत पद्धति की वह अग्नि दीप्ति है, ऐसा हम पहले स्पष्ट करना चाहिए। और फिर भी अच्छी भूख है, फिर भी उस व्यक्ति को जो ग्रंथ में मार्गदर्शन आता है अग्निमांद्य उसमें होता है दोषों को निकलने की वजह से, और इसलिए आपने आगे उसके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जूम का लेक्चर है और इसलिए वो बार बार डिस्टर्ब हमें कर रहा है समय की अवधि बताते हुए। ठीक है, आगे जाते हैं हम। 40 मिनट का जो है वो अवधि समाप्त करेंगे, और अगर आवश्यकता है तो हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए दोबारा, ये रिकरिंग मीटिंग होने की वजह से फिर से एक बार ज्वाइन होंगे। तो जो है कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मद्यपे वात पित्तिके पैत्तिके तर्पणादि क्रमम कुर्यात् पेया अभिसंदेय। तो यहाँ पे संसर्जन क्रम की आवश्यकता वर्णन करने के बाद आगे जो कफ पित्ते इस श्लोक से वह तर्पण इत्यादि की योजना जो है उसके बारे में बताते हैं। तो वमन विरेचन के द्वारा कफ और पित्त जो है वो अगर निरहरित ठीक से नहीं हुआ है ना, तो कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम, अल्प प्रमाण से उसकी शुद्धि हुई है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी अवस्था में रोगी को मद्यपान करने वाला हो, उस व्यक्ति अगर उसको मद्यपान करने की आदत हो या फिर वात पित्त प्रकृति वाला वह व्यक्ति है, तो ऐसे स्थिति में उसको तर्पण इत्यादि का क्रम करना चाहिए, या फिर अन्यथा पेया के प्रयोग से उसके स्रोतसों में अभिसंधता उत्पन्न हो जाएगी। यानी आप उसको मंड, पेया, विलेपी ये अगर इस्तेमाल करोगे तो विकृत स्थिति यानी अभिसंधता उत्पन्न होगी, इसलिए उसको तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। अभी तर्पण क्या है, तो पेया के बदले तर्पण क्रम की व्यवस्था करना है। तर्पण का अर्थ है डाइल्यूट, अच्छ तर्पण ऐसा उसमें एक और प्रकार आता है, और घन तर्पण। अच्छ तर्पण मतलब डाइल्यूट ऐसी वहां पे चीजें होगी, बहुत ही कम आहारीय तत्व होंगे उसमें न्यूट्रिशियस, और घन तर्पण यानी गाढ़ा तर्पण होगा। अच्छ तर्पण का अगर उदाहरण लिया जाए तो खरजूरादि मंथ जिसे कहते हैं, देखिए खरजूर जिसमें होता है मुनक्का यानी ब्लैक रेजिन्स होती है, महुआ यानी मोह के पुष्प होते हैं, फालसा होता है, और उसको षडंग पानीय विधि से यानी तर्पण बनाने के लिए विधि जो है वो गर्म पानी की बनाकर उसमें उसके साथ रखना है, और फिर थोड़ी उसमें शर्करा डाल के उसका पतला घोल बनाना है, और फिर उसको छान के पीना है। इसको अच्छ तर्पण कहा जाता है। और घन तर्पण यानी क्या है, तो लाही, मराठी में उसको लाही कहते हैं, लक्ष्मी पूजन को जो यूज की जाती है, उस लाजा का चूर्ण, गोघृत, मधु और जल, इसको डालकर उसको अच्छे से घोल बनाया जाए और फिर उसको खाने में दिया जाए, तो ये हो गया घन तर्पण। तो तर्पण जो है वो मधुर रस युक्त होना चाहिए, और विशेषतः कफानुबंधी विकारों में जो है वो अत्यंत लाभदायक होता है। तो कंडीशन है यहाँ पे कि कफ और पित्त ठीक से विशुद्ध नहीं हुए हैं और व्यक्ति जो है वो मद्यपान करने वाली है या फिर वात पित्त प्रकृति की है, ऐसे स्थिति में पेया, विलेपी, मंड इस पद्धति का संसर्जन क्रम न देते हुए उसको तर्पण देना चाहिए। ठीक है, तो ये तर्पणादि के क्रम के लिए कभी कभी ऐसे क्यों आपको पूछा जाता है, इसीलिए ये आपको जानना आवश्यक है, व्यवहार में भी इसकी उपयुक्तता है। आगे जाते हैं 26वें श्लोक में। अनुलोमे अनिलाह स्वास्थ्यम शुतृष्णो ऊर्जो मनस्विता लघुत्वम इंद्रिय उद्गार शुद्धि जीर्णौषधः
आकृति है। तो जीर्ण औषधि यानी औषध पच जाने के लक्षण यहाँ पे बताते हैं ग्रंथकार। तो औषधि पच जाने पर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले अनुलोमो अनिलाहा, तो वायु जो है वो अनुलोमित होता है यानी अधोमार्ग से प्रवृत्त होता है। दूसरा बताते हैं रोगी को स्वस्थता का अनुभव होता है, स्वास्थ्यम। तीसरा है भूख और प्यास उचित पद्धति से होती है, क्षुत और ये ओके। मेरे ख्याल से ये बार बार हमें पूछ रहा है, तो हम ये जो है अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते